गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मधुसूदन प्रमाणिक। मैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। जेटेट 2024 में फॉर्म फिलअप का समय खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में लग चुके हैं। इसी क्रम में जेटेट में जो 6 to 8 विषयवार शिक्षकों के लिए जो परीक्षा देंगे, उनके लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो आपका मेन सब्जेक्ट है 60 नंबरों का, उसमें आपको 5 विषयों को पढ़ना है। 5 विषयों पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था, जिसमें संविधान है। इसके लिए भी हम आगे वीडियो में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और विस्तृत चर्चा करते हुए वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वह है इतिहास विषय में सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, जेएसएससीएल, जितने भी टेट है, सीटेट है, राज्य स्तर के जो टेट हैं, उन सभी में सिंधु घाटी की सभ्यता में सामाजिक विज्ञान में जरूर पूछा जाता है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको शॉर्ट लिस्ट करते हुए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे और उस पर विश्लेषण करते हुए उसको एक क्वेश्चन आंसर करते हुए उस पर आगे पीछे भी हम जानकारी लेंगे, तथ्यों को जुटाएंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए और जरूरत पड़े तो नोट्स बनाइए। ये काफी मेहनत किया हुआ नोट्स है, एनसीईआरटी से संबंधित है। 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक है, उससे लिया गया है। और यूपीएससी, जेपीएससी के लिए जो पीएससी एग्जामिनेशन दिया जाता है, उन सामग्रियों से भी इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है। कुल 16 क्वेश्चन होंगे। उसके हम लोग विस्तृत चर्चा करते हुए तथ्यों को एक जगह लाएंगे। हमारे पास जितना अधिक तथ्य होगा, जितना हमारे पास फैक्ट होगा, हम उतने क्वेश्चनों को फेस कर पाएंगे। दोस्तों, एक बात और है कि आप पूरा पुस्तक पढ़कर बिल्कुल जो है आप अच्छा नंबर लाने की चेष्टा कर सकते हैं पुस्तक पढ़कर, लेकिन इसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, एक सीरीज के माध्यम से अगर पढ़ते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो हम कैसे उत्पत्ति हुई, इसके और कौन कौन से फैक्ट हैं, इससे पूर्व की सभ्यता को क्या कहा जाता था, तत्कालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, इसके विस्तार, इसके क्षेत्रफल, इसके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में कौन कौन से स्थल हैं, ये सारे चीजों को इसमें समाहित किया गया है। तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और चूंकि ताम्र यानी तांबा का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ और इससे बने मिश्र धातु का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता एक ही है। ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, या कह लें कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान की ओर सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान, बेलन घाटी तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी तक हम ये जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो हुई, इसका विकास किस क्रम में हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे का आविष्कार 1853 में रेलवे चलाई गई थी। आविष्कार नहीं, आविष्कार तो पहले ही हुआ था, लेकिन भारत में 1853 में सबसे पहले मुंबई टू थाने जो है रेलवे का लाइन बिछाया गया था। उसी क्रम में पाकिस्तान में भी, वर्तमान पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, मेंसनर, ठीक है, उनका नाम था मेंसनर। उन्होंने
सबसे पहले हड़प्पा नामक, सिंध प्रांत में हड़प्पा नामक जो गांव था या स्थल था, वहां एक पुराने सभ्यता के छिपे होने की उनको आइए आभास हुआ था। फिर इसी क्रम में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत के प्रथम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस पर कार्य किया और 1918-20 के आसपास जॉन मार्शल, जो भारत के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हुए, उनकी अगुवाई में दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता की अगुवाई में रावी नदी के तट पर सिंध प्रांत, वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई आरंभ किया गया 1921 में। चूंकि हड़प्पा नामक स्थान से इस पूरे सभ्यता का अस्तित्व धीरे धीरे सामने आया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन जब पूरा स्थलों की खुदाई धीरे धीरे हुई तो ज्यादातर सिंधु नदी के तट पर और सिंधु और सरस्वती नदी के बीच ये पूरा स्थलों को पाया गया। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किया गया वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता के अलावा, चूंकि ये सिंधु घाटी के आसपास पनपी हुई सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कहने वाले जॉन मार्शल थे। अब आते हैं कि इसका जो कितने स्थलों को अब तक उत्खनन किया गया है, तो अब तक 2002 ईस्वी तक, और अब भी खुदाई चल रहा है, 2002 ईस्वी तक राखीगढ़ी नामक पूरा स्थल का उत्खनन के उपरांत हमें जो है ये पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा लगभग 500 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सबसे बड़ा राखीगढ़ी, ठीक है। और सबसे पुराना हरियाणा में फतेहाबाद नामक जिले में भड़रोना, ठीक है, भड़रोना नामक स्थल जो है ये हड़प्पा पूर्व हड़प्पा सभ्यता है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750 माना जाता है ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन उससे पूर्व की सभ्यता भी रही जो भड़ोना में मिला, ठीक है, ये हरियाणा में। ये पूर्व हड़प्पा इसे कहा जाता है, इसे परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा कहा जाता है। तो हम ये सारे जो है चर्चा के क्रम में अब हम लोग जो है देखेंगे इसमें लगभग 2000 पुरा स्थल है। इनमें मात्र 7 पुरा स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। इतिहासकारों ने मात्र 7 जो स्थल है इनमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांदोड़ो, लोथल, बनावली, कालीबंगा, सुत्कागेडोर है, इसके अलावा जो है बनावली, ये 7 ऐसे नगर पूरा स्थल है, सिंधु स्थल है, जिनको नगर की संज्ञा। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ये इस आकृति का लगभग त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ ये क्षेत्र है, जिसका सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो मेरठ जिले में है,
यूपी में। यूपी के मेरठ जिले में आलमगीरपुर नामक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन, ये पूछ सकता है आपको कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, वो कौन सा नदी के किनारे है, किस प्रांत में है, ठीक है, किस जिले में है। काफी फैक्ट हम इससे जुटा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी भाग आलमगीरपुर यूपी में मेरठ है, ठीक। पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान नामक प्रांत के सुतका गेडोर नामक स्थल है, जो ये पश्चिमतम स्थल है, सबसे पश्चिम में। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, मांडा जिले में है, ठीक, भांड नामक जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है ये दैमाबाद है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है दैमाबाद, जो नर्मदा तट नदी के मुहाने पर है, ठीक है दोस्तों। इतना फैक्ट हम लोग जान गए। इसके अलावा भी कई और फैक्ट हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है, अब देखेंगे इसका विस्तार क्या है। पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, ये दो फैक्ट आ गए। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, इसकी पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है या उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। काफी सारे फैक्ट हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना। जैसे जो एमसीक्यू है वो 16 के लगभग है, और ये सभी जो है पुस्तक जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उससे लिया गया है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं कौन। इसमें आपको एक ज्ञात होगा कि ऐसे वीडियो के क्रम में बताया गया है कि भारतीय पुरातत्व के जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पहले परतंत्र भारत के प्रथम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और ये मेंशंस जो है ये अंग्रेज थे, और इनको हड़प्पा स्थल जहाँ है वहाँ पर एक पुरानी सभ्यता होने का आभास हुआ था। और दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में इनकी अगुवाई में हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई किया गया था। और मार्टियर ये विदेशी इतिहासकार थे। तो आंसर क्या होगा? पहला नंबर का आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पुरातत्व के जनक माने जाते हैं भारत में। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में किन पशु से अनभिज्ञ थे, यानी कि किससे अनजान थे। तो आप जब देखिएगा कि हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो पुरातात्विक स्रोत जो हैं उनमें मनका, ठीक है ना, मनका, सेलखड़ी के सिक्के, है ना, सेलखड़ी के सिक्के, मूर्ति आदि में आपको जो है कुछ पशुओं की आकृति आपको मिलेगी, ठीक ना, जिसमें आपको बैल, ठीक है, जिसे हम सांड बोलते हैं,
बैल मिल जाएगा, ऋषभ मिलेगा, है ना, ठीक है। अन्य पशु भी मिल जाएंगे, लेकिन घोड़ा जो है ये नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये नहीं मिलता है। तो इसको आप, ये हम लोग इसको इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि कुत्ता को पालन करते थे, बिल्ली भी पालते थे, बैल भी रखते थे, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए बैल बहुत ही अहम भूमिका निभाता था। तो ये घोड़ा चूँकि ये अरब कंट्री का था, है ना, अरब देशों से बाद में लाया गया, ये घोड़ा आंसर होगा, ठीक है। तो ये घोड़ा से हड़प्पावासी, वहाँ के निवासी जो है इससे अनभिज्ञ थे, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं तीसरा नंबर में। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने भूभाग पर विस्तृत था? देखिए, इसमें जो आपका दिया गया है 10,000 वर्ग, 20,000 वर्ग किलोमीटर, 50 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें आप जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता का जो विस्तार था और उसका जो आकृति था इस प्रकार त्रिभुजाकार था, और थोड़ा सा झुका हुआ था दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र की तरफ। यानी अगर मान लो कि ये भारत का नक्शा है इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार का था, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर हम ठीक से अगर इनका ये करते हैं तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये आपका चला गया जम्मू कश्मीर, यह आलमगीरपुर, यहाँ दैमाबाद और यहाँ बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान, ये मांडा, आलमगीरपुर और ये दैमाबाद, ठीक है ना। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो लगभग जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इतना है। तो इसको अगर हम लोग लगभग बोलेंगे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका जो विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ था। तो आंसर क्या होगा? डी। आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणतम पूरा स्थल, दक्षिणतम। तो इसको फिर से एक बार हम लोग जो है इस तरह से लेंगे, ठीक है, भारत का नक्शा मोटा मोटी। तो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट है यहाँ पर, ठीक है ना, पालघाट भोरघाट से लेकर के पालघाट भोरघाट, है ना, इस तरह से ये आपको नर्मदा नदी अरब सागर पर गिरेगी, ठीक है ना, ताप्ती नदी गिरेगी। और यह दैमाबाद जो है नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, दैमाबाद। बहुत लोग जो है दयमाबाद लिखते हैं, ठीक है, दैमाबाद लिखते हैं और दैमाबाद भी लिखते हैं, दैमाबाद भी लिखते हैं। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। 5 नंबर आते हैं तो, ठीक है। सर्वाधिक बड़ा सिंधु स्थल कौन है? दोस्तों 2002 में खुदाई के क्रम में ये हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा में खोदा गया है राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी नामक एक सिंधु स्थल यानी कि पूरा स्थल खोजा गया है, जिसका जो क्षेत्रफल है 500 हेक्टेयर भूभाग में फैला हुआ है। तो अब तक का सबसे बड़ा जो सब सिंधु स्थल है वो है, या सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, वो है राखीगढ़ी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग आगे आगे इसका फिर ये करेंगे। ठीक है ना, आगे जो है इस पर ये करेंगे। उसके बाद है 6ठा नंबर, ये है सिंधु स्थलों में सर्वाधिक प्राचीनतम पूरा स्थल। ठीक है, तो प्राचीनतम जो है वो प्राचीनतम का मतलब देखिए, एक होता है पूर्व हड़प्पा कालीन, ठीक है, एक होता है परिपक्व हड़प्पा, ठीक है ना, और तीसरा होता है उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे। यहाँ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्राचीनतम, तो ये भी जो है हरियाणा में फतेहाबाद जिले में रोना है ना, ऐसे इसको हम लोग ठीक से लिखते हैं भड़रोना। ठीक है, भड़रोना नामक स्थल जो है ये हड़प्पा से ठीक पहले वाले काल का, हड़प्पा काल में जो जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, बनावली, कालीबंगा, तो इन सब से भी पुराना था ये। कौन था? भड़रोना। कहाँ है? हरियाणा में है, और फतेहाबाद नामक स्थल पर है। तो आंसर हो जाएगा इसका सर्वाधिक प्राचीनतम पुरास्थल जो होगा वो भड़रोना में होगा। ठीक है ना, आंसर डी। राखी गढ़ी भी एक अच्छा ही ये है। राखी गढ़ी है आपका, हड़प्पा है, बनावली है ना, तो उनमें से भड़रोना जो है सर्वाधिक प्राचीन है। ये समकालीन है। ठीक है, और इसके बाद जो है क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक बृहद इमारत या अन्नागार यानी गोदाम किस सिंधु स्थल में पाया गया? देखिए, सिंधु सभ्यता में जो अधिशेष होता था, जो अन्न उपजाया जाता था, अन्न उपजाकर, ये तो सही बात, ये तो ज्ञात है हमें कि वहाँ जो अन्न होते थे वो अधिशेष बच जाते थे, यानी सरप्लस बच जाता था। तो उनको रखने के लिए ये ऐसा अनुमान इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि ऐसा हो सकता है कि उन अन्नों को अपने प्रशासन, ठीक है, प्रशासन और जन कल्याण के लिए वो एक प्रयोग करते थे। इसलिए चूँकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये दोनों राजधानी थे। ठीक है ना, राजधानी नगर था। यहीं से पूरा हड़प्पा कालीन सभी क्षेत्रों में वहाँ प्रशासन चलाया जाता था। अतः ये जो गोदाम है यानी अन्नागार है, इसमें रखा जाता था, और ये मोहनजोदाड़ो भी बोलते, ठीक है ना, जोदाड़ो में पाया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, अब तक उत्खनन के पश्चात सिंधु स्थलों में कितने स्थलों को नगर होने की मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा,
आप लोग भी ख्याल से कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार अब तक 7 पुरा स्थलों को नगर होने की मान्यता दी गई थी। ये नगर थे, ठीक है ना, जिनमें कौन कौन था, जैसे हड़प्पा था, ठीक है ना, हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, उसके बाद जो है लोथल था, चान्हू दाड़ो था, ठीक है, उसके बाद कालीबंगा था, उसके बाद बनावली था, और अंतिम 7वां नंबर सुतका गेडोर है ना, ये बलूचिस्तान में गेडोर था, ठीक है। ये 7 थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 स्थल ऐसे थे जो नगरों की मान्यता दी गई, वो नगर टाइप का था, ठीक है ना, वहाँ दुर्ग थे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए कि राखी गढ़ी जो है ना, राखी गढ़ी और धौलावीरा आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है ना, धौलावीरा इसमें हड़प्पा कालीन, इसमें जो है ये दोनों में हड़प्पा कालीन, ठीक है, पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, ये तीनों ही काल के सभ्यताओं का प्रमाण मिलता है। कहाँ, धौलावीरा और राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी की खोज 2000 ईस्वी में किया गया, ठीक है, हरियाणा में। ये अब तक का धौलावीरा जो है सबसे बड़ा पुरा स्थल है। तो हम लोग का क्या हो गया, 7 हो गया, 7 स्थल है जिसको नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद है इसके बाद हम लोग जानेंगे तो अब है ये, अब देखते हैं कि एक कौन सा है। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो है, उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, हम 8 तक कर गए हैं, अब ये 9 नंबर है। हड़प्पा नामक सिंधु स्थल जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आंसर होगा रावी नदी। इसको जानने के लिए कोड याद कर लेते हैं ना। कोड है हड़ रावी दयाराम 1921। ये क्या होगा, ये कोड है। इसमें हड़प्पा संबंधी ये नदी का नाम है जिसके किनारे वो बसा है। दयाराम साहनी की अगुवाई में इसकी खुदाई हुई थी और 1921 में हुई थी। तो इस कोड से आप हड़प्पा संबंधी 3 फैक्ट जो है जान गए, ठीक है ना। तो कोड वाइज हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी। अब आते हैं किस स्थल को, यानी कि किस सिंधु स्थल को मृतों का टीला कहा जाता है। दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। इसलिए होगा कि तत्कालीन भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब ही मृतों का टीला होता है, इसलिए आंसर मोहनजोदड़ो। याद करने का चीज़ है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। उसके बाद है 11 नंबर। इनमें से कौन सा पूरा स्थल बंदरगाह नगर था। देखिए नगर जो 7 थे उसमें से हड़प्पा नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे जगह में बता दे रहे हैं, मैथ क्या बोलते हैं, मानचित्र क्या है, ठीक है ना।
मैप के आधार पर बनाएंगे तो हम लोग को और सुविधा होगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इस प्रकार है। तो हड़प्पा है यहाँ, ठीक है, हड़प्पा यहाँ है। इसके बाद है आपका लोथल। लोथल गुजरात में है, इस जगह में है। ठीक है ना, लोथल। ठीक है, उसके बाद है पनावली। पनावली जो है ये राजस्थान। ठीक है ना, ये राजस्थान मोटा मोटी इस जगह में है। ये भी लैंडलॉक में जो है स्थान में है, लैंडलॉक एरिया में है। कहने का मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, बनावली नहीं होगा, लोथल होगा। ये कैसे होगा, अब देखते हैं। रंगपुर, रंगपुर भी जो है राजस्थान में है। ठीक है ना, तो ये दोनों, ये तीनों नहीं होगा। हड़प्पा भी लैंडलॉक एरिया है और बनावली लैंडलॉक है और जो है रंगपुर भी लैंडलॉक है। लेकिन ये जो लोथल है वो समुद्र के किनारे है। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग अपना दिमाग लगा करके, ये अगर जानकारी होगा तो मानचित्र के माध्यम से इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लोथल जो होगा वो क्या होगा, बंदरगाह होगा। ठीक है, आंसर बी। 12 है, सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले किस सभ्यता के लोग थे। देखो 4 सभ्यता का दिया गया। ठीक है ना, तो इसमें चीन की सभ्यता, हवांगो नदी के किनारे था। मोसोपोटामिया जो है वो दजला फरात नामक 2 नदी घाटी के बीच में था। इसके लोगों को सुमेरियन बोला जाता था। और हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे। हाँ, और ये दजला फरात बोलते हैं, दजला फरात और चिंग वांगहो नदी के अंदर। ये तो भी फैक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हड़प्पा होगा। सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने कपास की खोज की। कौन किया था सबसे पहले कपास की खोज? इंडस, ठीक है ना, वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हड़प्पा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। ऐतिहासिक दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के काल को निम्न में से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये 4 चीज़ दिया हुआ है, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, अधैतिहासिक और प्राचीन इतिहास। आपको ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। प्राग इतिहास उसको बोला जाता है जिसके, उस काल को बोला जाता है जिसका इतिहास पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर होता है। पुरातात्विक का मतलब उत्खनन से प्राप्त मन का, वहाँ के औजार, वहाँ के पत्थर के सामान या जो भी धातु के सामान या टेराकोटा से मिले हुए जो भी वस्तु है ना, सिक्के, मनके, मुहरे आदि, ये पुरातात्विक स्रोत पर जिस काल का इतिहास लिखा जाता है उस काल को प्राक इतिहास काल बोला जाता है। इसके बाद है आपका इतिहास। इतिहास को देखिए, पुरातात्विक स्रोत तो होना ही चाहिए, प्लस साहित्यिक स्रोत भी मिलना चाहिए। जैसे हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उसका पुरातात्विक स्रोत भी है हमारे पास, ठीक है, प्लस साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला होता है हमारे धार्मिक ग्रंथ, है ना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक ग्रंथ जो हैं, ठीक है, ग्रंथ हैं। और दूसरा जो है विदेशी यात्रियों द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है, यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, उनको भी हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो जब इतिहास उस काल का लिखा जाता है जिस काल के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग करके इतिहास लिखा जाता है, तो उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल बोलते हैं।
प्राक इतिहास में सिर्फ पुरातात्विक स्रोत लिया जाता है, ऐतिहासिक में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों लिया जाता है। प्राचीन इतिहास वही है, ठीक है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों लिया जाता है। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसमें पुरातात्विक स्रोत हमको प्राप्त है, लिपि भी हमको याद है, मालूम है, ठीक है ना, लिपि भी हम लोग देखते हैं और लिखित भी हमको प्राप्त है, लेकिन अब तक जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। जब लिखित है और पढ़ा नहीं जा सका तो इसको हम लोग बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, होगा सी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो हम लोगों को मिला, जो भी स्रोत मिले, जो भी लिपि उसमें लिखा गया है, अब तक किसी भी वैज्ञानिक और किसी भी इतिहासकार या पुरातत्ववेताओं द्वारा अब तक इसका जो है अध्ययन नहीं किया गया। तो इसलिए इसको अभी हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो आंसर होगा आपका सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की प्रमुख खाद्यान्न थी। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों की प्रमुख खाद्यान्न थी, पहला धान, मटर, जौ, गेहूँ और बाजरा। दोस्तों धान भी उपजाया जाता था, ठीक है ना, मटर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चावल का भी प्राप्त हुआ है कालीबंगा में, ठीक है ना, लोथल में सूती वस्त्र सूती रुई का या सूती वस्त्र का अवशेष प्राप्त हुआ, इसलिए कपास का जो है उत्पादन होता था, ये अनुमान लगाया गया है। तो धान भी उपजाया जाता था, मटर भी उपजाया था लोथल में, और कालीबंगा में जो है धान का ये मिला है, ठीक है ना, और मटर भी उपजाया जाता था, बाजरा भी उपजाया जाता था, लेकिन जौ और गेहूँ भी भारी मात्रा में उपजाए जाते थे। और उस समय जौ और गेहूँ के साथ दूध मिलाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता था ना, स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त होता था, ठीक है। तो जौ और गेहूं का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, इसलिए आंसर होगा सी। उसके बाद आते हैं 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता की संज्ञा देने का निम्न कारण था, यानी कौन सा कारण था। पहला कारण बोल रहा है लोहा का उपयोग, लकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग, तांबा तथा तांबा से बने मिश्र धातु का सर्वाधिक प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोहा का प्रयोग तो नहीं होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का जानकारी नहीं था, ठीक है। लकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग होता जरूर था, लेकिन उस लकड़ी से कांस्य युगीन क्यों कहेंगे। तांबे तथा तांबे से बने मिश्र धातु का सर्वाधिक प्रयोग, ये हो सकता है, ठीक है ना। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि तांबा प्लस टीन मिलकर कांसे का प्रयोग किया जाता था ना, मिलकर जो कांसा बनता था, कांसे के धातु जो है, ये मिश्र धातु है, इससे कई घरेलू सामान बनाए जाते, करछुल, ठीक है ना, करछुल, लोटा, कटोरा वगैरह वगैरह, बहुत ऐसे घरेलू सामान मिले हैं जो कांसे का बना हुआ है। इसलिए इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो कांस्य युगीन के लिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कांस्य क्यों कहा गया, इसलिए तांबा तथा मिश्र धातु के सर्वाधिक प्रयोग के कारण बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु क्षेत्र जहाँ हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ
उसका प्राचीन नाम निम्न में से क्या है। देखो ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी का पुस्तक आप पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है क्यों बोला जाता था। तो इसको हम लोग जो है एलिमिनेशन विधि से हम लोग करेंगे। देखिए पहला है फारस, फारस तो ईरान को बोलते हैं, ईरान की खाड़ी को फारस की खाड़ी बोलते हैं। दक्कन, दक्कन जो है ये भारत में ही है, ठीक है ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं दक्कन, ठीक है। इसके बाद है आपका भड़ोच, भड़ोच जो है वो गुजरात ये है, यहाँ पर है भड़ोच, ठीक है ना, भड़ोच। तो ये तो तीनों ही नहीं होगा, इसलिए ये होगा मेहुला। अब फैक्ट ये है कि मेसोपोटामिया में जो है वहाँ स्मारक मिला है, ठीक है ना, जिसमें वहाँ एक शिलालेख मिला है, वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहा गया, ठीक है ना, मेहुला बोला गया। आप 8वीं की कक्षा में भी ये पुस्तक में देखेंगे, इतिहास की पुस्तक में, तो वहाँ भी मेहुला का जिक्र किया गया है। तो ये रहा दोस्तों, है ना, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और नोटबुक जब भी वीडियो देखिएगा तो अपने नोटबुक सामने रखें, कॉपी एंड पेन हमेशा, तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हो या शिक्षक हो, हमेशा कलम अपने पास में रखिए। और जब ये वीडियो देखिएगा तो यहाँ जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने जो है एनसीईआरटी की पुस्तक है, यहाँ जेपीएससी और यूपीएससी की भी पुस्तक है, इसमें से फैक्ट निकाल करके यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हम रोज़ डेली जो हम डाल रहे हैं वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।